पार्टीशन वैल्यूज का हम लोग ने सम ऑलरेडी स्टार्ट किया था। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करवाया था। आज जो भी बचे हुए 2-3 क्वेश्चन है या फिर जो भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है वो पूरा कवर करके ये चैप्टर हम लोग आज फाइनली खत्म करेंगे। फिलहाल 2 सम करने हैं। यहाँ पे मुझे निकलना है डेसाइल 7 और एक सम है परसेंटाइल का। पहले वो खत्म करके बाद में आगे जाएंगे एमसीक्यू पार्ट पे। सो देखो, आपको पूछा है इस क्वेश्चन में आपको निकालना है D7। मुझे प्रॉफिट्स दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ करोड्स और वो क्लासेस में दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ फॉर्म्स मुझे दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्लास है और आपका ये नंबर ऑफ फॉर्म्स है, दिस मीन्स ये है आपका क्या, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी दिखेगा तो सबसे पहला काम करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे आप? पहला वैल्यू कॉपी करेंगे एज इट इज 20 का 20, बाद में ऐड करते जाओगे। 20 प्लस 30 दैट विल बिकम 50, 50 प्लस 70 होगा 120, प्लस 48 होगा 168, प्लस 32 होगा 200 एंड प्लस 50 होगा 250। ठीक है, ये जो 250 है यही मेरा हो जाएगा n। आपको निकालना है D7। अभी क्लासेस है तो सबसे पहले ढूंढेंगे डेसाइल क्लास। डेसाइल क्लास ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? I मल्टीप्लाई बाय n अपॉन डेसाइल मतलब 10 पीस। और मैंने आपको बताया था कि अगर क्लासेस होंगे तो n जो है उसमें +1 नहीं करना है। D7 ढूंढना है तो I के बदले 7 को कॉपी किया। n कितना था अपना? 250 था, डिवाइडेड बाय 10। ये 0 कट हुआ। 25 इंटू 7 दैट विल बी 175। सो आपको 175 को ढूंढना कहाँ पे है? एग्जैक्टली आपको ढूंढना है इसको CF कॉलम में ढूंढना है, बराबर है। और तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा मेरा डेसाइल क्लास। मैंने आपको सिखाया था कि 175 यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे। तो अगर आपका आंसर अप टू 20 है तो यहाँ बिलोंग करेगा। मेरा आंसर 175 है। आपका आंसर 20 से ज्यादा और 50 तक होगा तो यहाँ बिलोंग करेगा। 50 से ग्रेटर देन 50 बट अप टू 120 होगा तो इधर बिलोंग करेगा। 175 इससे भी बड़ा नंबर है। 120 से ग्रेटर और अप टू 168 है तो बिलोंग करेगा। नंबर जो है 168 से ग्रेटर है। और 200 का मीनिंग क्या होगा? आपका आंसर 168 से ग्रेटर है लेकिन अप टू 200 है। ये जो 175 है ये 168.1 से 200 के बीच में ही बिलोंग करता है। तो आई कैन राइट D7 मेरा यहाँ बिलोंग करेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करवाया है क्योंकि एग्जाम में वो हर बार हम लोग लिखते नहीं बैठेंगे। आपको प्रैक्टिस करके उसका आदत डालना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मुझे डेसाइल क्लास मिल गया। इसके सामने जो है दैट इज 50 से लेकर 60 तक। आपको फॉर्मूला के हिसाब से चाहिए होगा L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 50 आएगा। फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा। इस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है 32 वो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा। क्यूमुलेटिव के लिए क्या करोगे? इसके ऊपर वाले क्लास का लोगे दैट इज 168 लेंगे। H आपको मालूम है 10-10 का गैप है सो 10 आएगा। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं मैं। D7 का फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको? फॉर्मूला L प्लस I मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। आपको इसके नीचे ही कैलकुलेशन करना है, मैं साइड में कर रहा हूं। L कितना आया था? 50 आया था, प्लस I इंटू n अपॉन 10 दैट इज I इंटू n अपॉन 10 कितना आया? 175 आया। 175 माइनस CF कितना लिया था हम लोगों ने? CF लिया था 168। फ्रीक्वेंसी कितना बोला था आपको? 32 मल्टीप्लाई बाय H मतलब 10 आएगा, बराबर है। दैट विल बी 50 प्लस 175 माइनस 168 अगर आप करोगे तो दैट विल बी 7 अपॉन 32 इंटू 10। चाहिए तो 2 से डिवाइड करो। यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा या फिर 2 5 जा और 5 इंटू 7 वो कितना हो जाएगा? 35 अपॉन 16, क्योंकि 16 का टेबल हमें ज्यादा बेटर वे में याद रहता है। ठीक है, यहाँ पे रफली मैं पहले डिवाइड करके लेता हूं इसको।
मुझे मालूम है 16 2 जा 32, इधर बचेगा 3, डेसिमल लेंगे 0 आएगा। 16 1 जा 16 बचेगा 14, ये 0 ले लेंगे। 16 8 जा करना पड़ेगा 128, क्योंकि 16 9 जा तो 144 आता है। तो मुझे मालूम पड़ा मेरा आंसर आया वो 2.18, यहाँ पे ऐड करोगे तो आई कैन राइट 52.18, दैट इज माई फाइनल डेसिमल 7 का आंसर। देख लो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोल देना, क्योंकि ये सब अब हम लोग रिपीट करने वाले हैं। सेम फॉर्मूलाज है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। क्लियर है? आपको नहीं दिख रहा है तो मुझे आप बोलो, मैं आपको ये सॉल्व करके दे दूंगा या फिर आपको इसका फोटो दे दूंगा मैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लो, जल्दी। ठीक है, अब आएंगे हम लोग आगे के क्वेश्चन में। नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे निकालना है आपको P15 P15। मुझे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ करोड़ और आपको अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ फॉर्म्स दिया हुआ है। ऑब्वियसली दिस इज माय फ्रीक्वेंसी। तो CF निकालने के लिए पहला वैल्यू कॉपी करेंगे, बाद में कीप ऑन एडिंग 15 40 70 90 और 100। ये मेरा एन होगा। अगर P15 निकालना है तो मुझे लगेगा परसेंटाइल क्लास, और परसेंटाइल क्लास के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 100। 15 था सो 15 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100, क्योंकि n भी 100 है, अपॉन भी 100 है, आंसर आएगा 15th वैल्यू। देखो इस बार आपको बहुत ही इजी हो रहा है। क्यों इजी हो रहा है? बिकॉज 15 डायरेक्टली है यहाँ पे आंसर, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। 15 के सामने जो क्लास है वो हो गया मेरा परसेंटाइल क्लास। तो L कितना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 10, फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, वो भी 10, CF कितना है 5, H कितना है वो भी 10 ही है। P15 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L प्लस I मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। सो L कितना था, स्टार्टिंग पॉइंट दैट वाज 10 ओनली, प्लस I अप इंटू n अपॉन 100, I इंटू n अपॉन 100 कितना आया, 15 आया। CF कितना था, 5 था। फ्रीक्वेंसी कितना था, 10 था। गैप कितना है, 10। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10 इंटू 10। कुछ भी कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो तो भी चलेगा। आई कैन राइट 10 प्लस 10, मेरा आंसर कितना आया, 20। मैंने आपको बताया था आपका जो भी आंसर है वो इसी क्लास में बिलोंग करेगा, या तो 10 होगा या 20 होगा या उसके बीच में होगा, ना 10 से छोटा ना 20 से बड़ा। इस बार आया एग्जैक्टली 20। देखो ये सम बहुत जल्दी हो गया, बिकॉज एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं हुआ, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ था। कैलकुलेशन देखा जाए तो बहुत इजी था, सब 10 कैंसिलेशन था, कोई डिवीजन नहीं था कॉम्प्लेक्स वाला। सो यही टाइप के क्वेश्चन ज्यादा कर आते हैं, मतलब हाँ शायद से इतने इजी कैलकुलेशन नहीं होंगे, लेकिन जो उसके पहले वाला क्वेश्चन किया था वो टाइप के कैलकुलेशन आपको आ सकते हैं, बट इतना भी डिफिकल्टी नहीं आएगा कि आपको आधा घंटा लगेगा। मैक्सिमम दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट्स और 6 मिनट्स मैक्स, उतने में आपका सम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ले लो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो मैंने जितना टाइम बोला है उससे भी आप कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लो आप। अभी हम लोग का ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट खत्म हो गया है, जो भी MCQ पार्ट्स है वो मैं भी जल्दी जल्दी खत्म करवाता हूँ आपको, और एक दो सम छोटे मोटे हैं यहाँ पे जो MCQ में ही कवर्ड है, वो एक एक करवाएंगे। ये मेरा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन 6 मेरा खत्म हुआ था, ठीक है। कॉपी करो तब तक। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे, जो MCQ टाइप का क्वेश्चन है, ओके। सो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है
टेक्स्ट बुक के पीछे आपको क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। मैं क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं खाली अभी आपका जो ऑप्शन है या फिर जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ के लेते हैं। आपको क्वेश्चन 1 का जो 1 है उसमें मुझे बोला है स्टेटमेंट दैट डू नॉट अप्लाई टू क्वार्टाइल। कौन से स्टेटमेंट्स क्वार्टाइल को अप्लाई नहीं होते? स्टेटमेंट्स दैट डू नॉट अप्लाई टू क्वार्टाइल। सबसे पहला स्टेटमेंट है अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑब्जर्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। They are represented as Q1, Q2 and Q3 and quartile 2 is also known as median. ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में बोला है स्टेटमेंट ए जो था वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है उसमें ऑप्शन सेकंड में बोला है बी एंड सी स्टेटमेंट। ऑप्शन 3 में बोला है ए बी सी तीनों का तीनों स्टेटमेंट। सो 3 स्टेटमेंट। और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। एक बार इन चारों को देख लेते हैं। देखो क्या करना है, जब भी आपका अगर क्वार्टाइल निकालना है फॉर विच डेटा, फॉर इंडिविजुअल डेटा, तो आप अपने डेटा को आइदर असेंडिंग में अरेंज कर सकते हो या फिर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। ये आपको टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग का थियरी पॉइंट जो है क्वार्टाइल का उसमें मिल जाएगा स्टेटमेंट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था ए वाला ये तो बराबर है, द डेटा इट कैन अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड मुझे बोला गया था क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल आपके डेटा के 4 पीस करता है। ये तो मैंने सिखाया था आपको। क्वार्टाइल कितने पीस करेगा? 4 पीस करेगा। सो ये भी बराबर है। बाद में बोला था जो क्वार्टाइल से 3 पॉइंट्स होते हैं उनको डिनोट कैसे करते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। अरे ये भी बराबर है। चलो डी में बोला है कि क्वार्टाइल 2 इट इज इक्वल टू मीडियन। मैंने आपको बोला था 1 में, ये अगर आपका लाइन सेगमेंट है तो मुझे अगर इसके 2 पीस करने हैं तो मैं सेंटर में पॉइंट ड्रॉ करूंगा, ये मेरा मीडियन हो जाता है। अगर 4 पीस करने हैं तो पहला सेंटर में पॉइंट ड्रॉ करूंगा, बाद में ये इसको मैं आधा डिवाइड करूंगा और इसको मैं आधा डिवाइड करूंगा। सो ये हो जाएगा Q1, Q2, Q3। सो कहने से मीडियन और क्वार्टाइल 2 सेम ही है, तो ये भी बराबर है। अगर चारों के चारों स्टेटमेंट्स परफेक्ट है तो उन्होंने क्या पूछा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्वार्टाइल को अप्लाई नहीं होता, विच स्टेटमेंट डू नॉट अप्लाई टू क्वार्टाइल। आई थिंक एवरी स्टेटमेंट अप्लाइज टू क्वार्टाइल। सो आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नन ऑफ दीज। व्हाई नन ऑफ दीज? बिकॉज ये सबके सब अप्लाई होते हैं। ठीक है, समझा? ये ऑप्शन 1 आएगा नन ऑफ दिस। ओके, चलो क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे डेटा दिया हुआ है और मुझे बोला है D7 को निकालो। आपको बोला है D7 को निकालो। अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी रॉ डेटा दिया जाएगा, जब भी इंडिविजुअल डेटा दिया जाएगा, आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो ऑलरेडी अरेंज है, ये मैंने नहीं किया, ये क्वेश्चन नहीं दिया आपको। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। सो अगर ऐसा डेटा होगा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, आई ब्रैकेट में n+1 अपॉन 10th वैल्यू। आई दैट इज 7th वैल्यू निकालना था। n कितना था, गिनो नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दैट इज 9+1 अपॉन 10। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10। 10 10 कैंसिल हो गया, 7 बचा, मतलब 7th वैल्यू। 7 आपका आंसर नहीं है, याद रखो 7th वैल्यू आपका आंसर है। तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो D7 क्या होगा, तो D7 होगा आंसर आपका 10 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, नहीं तो हम लोग सोचेंगे कि सर 7 आंसर आ गया, यहाँ पे भी 7 है, बात खत्म। नहीं, 7th वैल्यू आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 3 में बोला है मुझे कि स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यू दैट आर करेक्ट। सो मुझे पूछा है कौन से, आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको पूछा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। मैं यहाँ पे वो रफली बता रहा हूँ, वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं, आपको एग्जाम में खाली आंसर लिखना। मुझे पहला बार बोला है एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ परसेंटाइल इनटू 100 पार्ट्स गिव्स 99 पॉइंट। परसेंटाइल के वजह से क्या होता है, डेटा का 100 पीस होता है, 100 पार्ट्स होते हैं, और ये 100 पार्ट्स करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है,
99, ये बोला है स्टेटमेंट नंबर 1। अभी बराबर है स्टेटमेंट, बराबर है ना। आपके डेटा के अगर 100 पीस करने तो कितने पॉइंट्स लगेंगे? 9 पॉइंट्स लगेंगे। फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, अगर आपको डेटा के 2 टुकड़े करने तो एक ही मीडियम होगा, मीडियन होगा। मतलब डेटा को 2 पीस में डिवाइड करना है तो 1 पॉइंट चाहिए। डेटा को 4 पीस में डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट्स आएंगे। डेटा को 10 पीस में डिवाइड करना है तो 9 पॉइंट्स आएंगे। 100 पार्ट में डिवाइड करना है तो 99 आएंगे। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बोला आगे डेसाइल हैव टोटल 9 पार्ट्स। मुझे बोला है डेसाइल हैव 9 पार्ट्स, पॉइंट नहीं बोला, हाँ पार्ट बोला। डेसाइल को 9 पार्ट्स होते हैं क्या? तो नहीं। कितने पार्ट्स होते हैं डेसाइल में? 10 पार्ट्स होते हैं। और ये 10 पार्ट्स करने के लिए पॉइंट कितने हैं? 9 पॉइंट्स। ये अगर 9 पॉइंट्स होता तो बराबर था, लेकिन 9 पार्ट बोला है तो पार्ट 9 नहीं होते, पार्ट 10 बनते, 10 पीस हो जाते। तो बी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सी में मुझे बोला है क्वार्टाइल दे आर रिप्रेजेंटेटेड एज क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। बराबर है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा मैंने, ठीक है। और आगे बोला है सिंबॉलिकली परसेंटाइल एंड डेसाइल दे आर नोन एज पी एंड डी। परसेंटाइल को आप पी बोलोगे और डेसाइल को डी बोलोगे। क्या लगता है ये बराबर है, सही है या गलत है? परसेंटाइल को आप क्या बोलते हो? बोलो बोलो।